नमस्कार दोस्तों। मैं आलोक कुमार, लेखक की कहानी लेखक की जुबानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ जो है देवेंद्र पांडे जी जुड़ने वाले हैं। तो देरी किए बगैर उनको जोड़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं कि देवेंद्र पांडे जी की जो दो किताबें अभी हालू और कण कण केदार, तो ये दोनों किताबें उपलब्ध हैं अमेजोन पे या फिर सूरज पॉकेट बुक्स की साइट पे। तो कहीं भी जाके आप उनको पढ़ सकते हैं। और बाकी आगे की बातचीत के लिए, आगे की जानकारी के लिए पांडे जी को जोड़ते हैं। तो अ, नमस्कार भाई, स्वागत है आपका। जी, स्वागत। मैं आपको ही मैसेज कर रहा था। जी, नमस्कार। तो और बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। दो किताबें आपकी एक साथ आई हैं। तो जी, जी। ये मतलब इतनी स्पीड से जो आप लिखते जा रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए अच्छा है कि हमारे हमारे पास पढ़ने के लिए काफी चीजें हैं। तो जी, नमस्कार विजय जी। विजय बोरा जी तो ने काफी नमस्कार किया। तो काफी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हुँ, और हुँ। तो अच्छा, थोड़ा सा मैं ये पूछूं आपसे कि दो किताबें एक साथ लाने का मतलब, ऐसा बहुत ज्यादा आपने किताबें लिख ली है, स्टॉक हो गया, आप सोचे कि चलो अब इस बार दो ला देते हैं, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, दरअसल बात ये है कि जो बाली कैलाश रहस्य ये किताब 2 महीने पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी। जब मेरी रोड ट्रिप जिस समय मैंने रोड ट्रिप सबमिट की थी, उसी समय बाली का 90% पे काम हो चुका था। तो रोड ट्रिप के पश्चात मैंने बाली के बजाय मैंने अपना एक ट्रैवलॉग मैं ई-बुक में समेट रहा था। अपने अनुभव जो थे सोचा था मैं बाँटूँ, लोगों के साथ में बाँटूँ। तो मैंने उन्हें रेगुलर ब्लॉग के बजाय मैंने ई-बुक की शक्ल देकर उसे अमेज़न किंडल पे अपलोड कर दिया था। किंतु हुआ ये कि अमेज़न किंडल पे आने से काफ़ी पाठकों ने जो डिमांड करने शुरू कर दी कि भई हमें भी इसकी प्रति अगर मिल जाती, तो काफ़ी बढ़िया रहता। तो कहीं न कहीं देखिए आप कोई चीज़ लिखते हैं, सृजन करते हैं तो फिर आपकी भी इच्छा होती है कि हाँ भाई ई-बुक में वो जो फ़ील होता है ना, वो फ़ील आपको नहीं आ पाता। तो आप भी कहीं न कहीं पेपर बैक के लिए लालायित रहते हैं। तो यही हुआ, तो मैंने शुभानंद जी से बात की थी कि कुछ कॉपीज़, पर्सनल कॉपीज़ के लिए कि हम कुछ शायद 10-15 कॉपी जो हैं अपने पर्सनल कलेक्शन में छपवाते हैं। तो शुभानंद जी ने हाँ कहा और उसके बाद से फिर उनको जब फाइल सबमिट की गई तो फिर उन्होंने सरप्राइज़ देते हुए उसकी कुछ एक्स्ट्रा ही कॉपी छपवा ली और कह दिया कि भैया आपके जो पाठक थे, जो जिन्हें इच्छा थी पेपर बैक की, तो चलो उनके लिए भी उपलब्ध करवा दी जा चुकी है। तो एक सुखद आश्चर्य रहा है क्योंकि पेपर बैक में कण-कण केदार की कोई ये नहीं थी, उम्मीद नहीं थी मुझे। किंतु बाली के रिलीज़ होते ही बाली के सेट में जब मैं यात्रा पे ही था, मैंने जैसा पहले कहीं बताया कि मैं उसी यात्रा पे था जहाँ पे मैं कण-कण केदार में जा चुका था। तो उसी यात्रा पे मैं दोबारा था, उस समय मुझे खबर मिली कि भई आपकी जो पुस्तक है, वो हम प्रकाशित कर रहे हैं, देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो कण-कण केदार का रिस्पॉन्स भी काफ़ी बढ़िया मिला, बाली के साथ में वो भी जा रही है। लोग बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ले रहे हैं, पसंद बहुत। कर रहे हैं, अब देखिए आगे। नहीं तो नहीं, ये संयोग आपकी हुआ, संयोग हम्म। इसे संयोग कह सकते हैं कि दोनों किताबें मैंने कुछ इरादतन नहीं कहा था कि दोनों किताबें एक साथ छापनी है, ये एक संयोग हो गया। चलिए, और बहुत अच्छा जी, संयोग है कि हम जी। जैसे लोग जो आपकी किताबों का इंतजार करते रहते हैं। तो हुँ, अभिलाष हुँ। दत्ता जी ने कहा है कि उन्होंने जो है कैलाश का रहस्य ऑर्डर किया है आज ही। तो जी, धन्यवाद अभिलाष जी। और अ, आपकी तरफ से मैं कहूँ कि पढ़ के जो है इसको जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी है किताब, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी अभिलाष चीज है। जी अभिलाष जी भी स्वयं एक लेखक हैं, उनकी भी पुस्तक जो बिल्कुल है काफ़ी चर्चित है भविष्य। मैं भी बिल्कुल। सोच ही रहा था मैं ऑर्डर करने के लिए, तब तक उनका कमेंट भी आ गया। जी। तो बिल्कुल। तो चलिए फिर जो है शुरुआत करते हैं बाली टू से। जी। खैर, बाली टू नहीं कहना चाहिए उसको, बाली कैलाश रहस्य कहना चाहिए, जहां तक तो मेरा ख्याल जी, है। आप क्या क्योंकि कहेंगे? उसे नंबर्स में मैंने बाँटा नहीं है, पार्ट 2, पार्ट 3 सब मैंने बाँटा नहीं है। हर एक का अलग अपना खंड है, तो स्वतंत्र है। हाँ, किंतु ये बिल्कुल। है कि मतलब कि एक ही यूनिवर्स की कहानी है तो फिर कनेक्शंस हैं उसके आपस में। लेकिन तो तो कोई कहानी अधूरी रह गई हो ऐसा नहीं है। हम्म। तो मैं यही पूछने वाला था कि ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई कैलाश रहस्य पढ़ना चाहता है तो उसको हुँ, हुँ। इसके पहले वाली जो किताब आई थी उसको पढ़ने की जरूरत है बहुत ज्यादा? नहीं, ऐसे ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं इतनी ख़ास, क्योंकि मैंने जो उसके जो कहते हैं ना सिनॉप्सिस वग़ैरह जो हैं, मैंने बाली में ही कुछ 2-4 पृष्ठों में जो पूर्व सार कथा का
सारांश में मैंने दिया हुआ है, तो कोई अगर नया व्यक्ति पढ़ता है तो फिर उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। किंतु मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर आप बाली को आप जानना चाहते हो तो आप बाली शुरुआत से पढ़ेंगे, तब आप इसका इसका जो कहते हैं ना इंटेंसिटी जो कहानी की, वो आप ज्यादा फील कर पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, कह सकते हैं और कि पढ़ना थोड़ा। बाली का हार्ड लीजिए। बाउंड वर्जन दोबारा कब आएगा? तो यह प्रश्न तो प्रकाशक से किया जाए तो ज्यादा बेहतर। मैं लेखक हूँ, मैंने लिख के छोड़ दिया है। अब प्रकाशक जब नहीं, अपने जब कुछ होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से पेपर बैक में लाना है, हार्ड बाउंड में लाना, वो सब एक कमर्शियल निर्णय होते हैं जिन्हें हम नहीं ले सकते। बिल्कुल। एक ट्रायल के लिए हमने और प्रस्तुत। हाँ जी, बोलिए। ट्रायल के लिए। ट्रायल के लिए मैंने हमने खाली ट्रायल बेसिस के लिए हमने हार्ड बाउंड में लाया था, तो वो सफलता तो मिली थी काफी, किंतु कुछ चीजें हैं जिनमें दिक्कतें आ रही हैं। तो देखिए भविष्य में क्या लिखा है, क्या कुछ कह नहीं सकते। कल दो आलोक और या दो देवेंद्र देव प्रसाद जी की उपस्थिति हर चैट में रहते ही हैं। मतलब काफी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मन लगा के एकदम लेखकों को फॉलो कर रहे हैं, खुद भी एक बढ़िया लेखक हैं। नहीं, मतलब देव भाई हर जगह रहते हैं, हर जगह रहते हैं वो। देव भाई तो मेरे साथ ट्रैवल अभी पिछली यात्रा में भी थे। मैं वही कह रहा हूँ, ये हर जगह रहते जी हैं। हाँ। तो हाँ, और ये जो हार्ड बाउंड का जो बात थी, जो आप कह रहे थे कि प्रकाशक जो है बताएंगे, तो प्रकाशक भी यहाँ पे उपस्थित है। तो अगर वो चाहें ये कुछ कमेंट करके अगर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। तो अच्छा, एक शोभा मैम का एक सवाल आया प्रकाशक की आपके लिए इच्छा कि को पूर्ण बाली के होगा। पीछे की क्या प्रेरणा है और कैसे प्रेरणा आई लिखने की। देखिए ये सवाल जो है हमने शायद पिछले इंटरव्यू में भी किया हुआ पिछली था, बार। नाम आया हुआ था, तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा था, तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं वापस उसी दोहराऊं। मैं सारांश में कहूंगा कि आ, कुछ सालों पहले तो जब हम फैन फिक्शन वगैरह समथिंग लिखा करते थे, तो एक इच्छा थी कि लार्ज स्केल पे कोई कहानी लिखी जाए। तो मतलब ये यहाँ वहां से कैरेक्टर्स उठाने से अच्छा है कि अपनी जो पौराणिक कथा है उनमें से कोई कैरेक्टर उठाया जाए। तो मैंने जब अपना एक बार मैं ऐसे रास्ते में जा रहा था, तो श्री राम जी का मंदिर था। तो अब स्वाभाविक सी बात थी कि मंदिर था, तो मैंने शीश नवाया और आगे निकल गया। तब मेरे दिमाग में एकदम से ब्लिंक हुआ कि यार रामायण में तो काफी पात्र ऐसे हैं जिनको अगर हम प्रेजेंट टाइम में प्रस्तुत करें तो काफी बढ़िया कहानियां बन सकती हैं। तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था उसमें? तो मेरी नजर में जो आया वो था बाली, क्योंकि बाली ऐसा व्यक्ति था जिसने रावण को भी पराजित कर दिया था, रावण को भी आंख में दबा के उसने पूरा विश्व घुमा दिया था। और भी कई सारी कथाएं उससे जुड़ी हुई थी। तो मैंने यही सोचा कि क्या हो कि मतलब ये जो व्यक्ति है वो अगर कलयुग में प्रेजेंट टाइम में अगर आए तो फिर क्या हो, कहानी क्या क्या बने। तो यही प्रेरणा वहां से मिली और फिर उस पर लग गया। तो धीरे धीरे चीजें बदलती गई और कहानी अपना जो है वास्तविक स्वरूप लेती गई। तो कह सकते हैं कुछ काफी लंबा समय लगा है उसमें, शुरू से लेके उसे अंतिम प्रारूप देने तक चीजें काफी बिल्कुल। बदलती गई। और शोभा मैम, मैं यही कहूंगा कि जो पिछली बार जो मैंने चर्चा की थी देवेंद्र भाई से, तो वो मेरे चैनल पे नमस्कार राम उपलब्ध है। जी। तो राम जी नमस्कार। वहां पे अभी मैं बाली हाँ जी बोलिए। राम जी के बारे में चर्चा कर राम रहे जी की ही चर्चा कर रहे थे। थे। तो जी। हाँ, शोभा मैम को मैं कह रहा था कि वहां पे वो पूरी चर्चा उपलब्ध है, जिसमें बाली के बारे में काफी मतलब पूरा डिटेल में विस्तार से। सब बहुत कुछ है उसमें। तो वहां पे जो है देख सकते हैं। बाकी सवाल आ गया कि देवेंद्र भाई, आप इतनी विविधता से केवल लिख लेते हैं, माइथोलॉजी, रोमांस, अब यात्रा। मुझे मुझे पता है कि इस पूरे सीजन के दौरान सबसे ज्यादा सवाल जो है देव प्रसाद जी से ही आने वाले हैं। तो मैं इन्हें फॉलो कर रहा हूँ, काफी समय से देख रहा हूँ। तो इनका कहना है कि मैं माइथोलॉजी, रोमांस, यात्रा विवरण कैसे लिख लेता हूँ। तो फिर इनको मैं कहना चाहूंगा कि अभी 2-3 जनर और आने बाकी हैं। हाँ, तो आ, फिर तो, लिस्ट बढ़ तो जाएगी कि मतलब हाँ, तब लिस्ट बढ़ इतना जाएगी, तब हमें ये सवाल फिर हम अगली बार करेंगे, तब आप वो जो चारों पांचों जनर है सब मिला लीजिएगा। सही बात है। हाँ, एक इसका ही बार इसका में। कोई मैं कह सकता हूँ कोई फार्मूला नहीं है, चीजों कोई फार्मूला नहीं होता है, उसका एक मूड होता है, बिल्कुल। कहते हैं ना माहौल होता है। कोई आइडिया आया और उससे आपने फिर फाइनल आपने कैसे बनाया, क्या बना, कैसी आपने नींव बनाई, नींव से कैसी इमारत बनी, वो फिर माहौल के ऊपर डिपेंड करता है, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कुछ कहने कोई ऐसा फार्मूला नहीं मेरा कि मुझे ऐसा लिखना है या फिर ये जनर लिखनी है। मैं किसी एक जनर खुद को बंधा नहीं पाता हूँ। हो सकता है कि मैं विविधतापूर्ण जो जनर होते हैं उन्हें पढ़ता हूँ, तो शायद इसकी वजह से मैं किसी एक खास जेनर में अपने को बंधा नहीं पाता।
इनका प्रकाशक, हाँ हम्म, प्रकाशक का कमेंट जो है आ गया है, तो वो हम्म, देख लें। वहाँ पे रिप्लाई आ गया है शुभानंद जी का। और हम्म, सुभाष जी स्वागत है आपका, सुभाष वर्मा जी। तो कोशिश जो है ऐसी है। अच्छा हाँ, ये आपके लिए सवाल है जो मैं बाली के बारे में सोच रहा था, लेकिन कणकण केदार के बारे में आ गया, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए, उसकी चर्चा कर लेते हैं तो कंकड़ फिर। केदारनाथ का ये सवाल अभिलाष जी ने पूछा हुआ है। तो अभिलाष जी, मैं बताना चाहूंगा कि मुझे जानने वाले लोग जानते हैं कि मैं काफी घुमक्कड़ किस्म का व्यक्ति भी हूँ। तो मुझे आध्यात्मिक धार्मिक स्थानों पे घूमना काफी पसंद है। कह सकते हैं कि मैं कुछ किसी खोज में रहता हूँ, मुझे खुद नहीं पता किस खोज में रहता हूँ। बस मुझे अच्छा लगता है, मुझे घूमना फिरना, अपने संस्कृति कल्चर और कहानियों के बारे में जानना काफी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैंने कुछ यात्राएं की थी। तो तो उन यात्राओं को मैंने समेटने का एक प्रयास किया था ई बुक के तौर पर। तो वही जो अनुभव हैं, जो अनुभव जो भी मैंने महसूस किया था, वो सब मैंने एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया। उसी का नाम कण केदार है, जिसमें केदारनाथ से लेकर विश्व के सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एकमेव महादेव मंदिर तुंगनाथ जी के दर्शन तक की जो भी विवरण है, वो सब उसमें मैंने लिखे हैं, प्रस्तुत किए हैं। तो कह सकते हैं कि यात्रा वृत्तांत लिखने का प्रयास था, किंतु ये एक डायरी की तरह है, यात्रा डायरी की तरह। हम्म, शोभा मैम लिख रही हैं कि वो देखेंगे, इन्होंने अभी बाली हम्म, खत्म की है, तो बाली पढ़ने के बाद उनके मन में आया ये सवाल। और हम्म, शोभा मैम, मैं आपको बता दूं कि आ, बाली पढ़ने के बाद ही मेरे मन में आया था देवेंद्र भाई से बात करने का ख्याल। और जी, वही ख्याल जो है आज इतना बड़ा हो गया है कि मैं 50 लोगों से करीब बात कर चुका हूँ जो इस फील्ड में है। तो बाली पढ़ने के बाद ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं मन में, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, वो काफी बाली के बारे में बहुत चर्चा हुई है। और तो बाली, हाँ, हम्म, ये देव जी आए हैं। आपकी हॉरर नॉवल की प्रतीक्षा है, उम्मीद है इसमें भी झंडे गाड़ोगे। नहीं, हॉरर में तो आप ही हैं, एक छत्र राज आप ही का है। हम आपके समक्ष यहाँ खड़े होंगे, प्रयास करेंगे। मनीष, हम्म, हम्म, मनीष पांडे जी जो है कुछ कह रहे हैं, तो बाली पढ़ते वक्त बाली और अश्वत्थामा की फाइट सीन का इंतजार था, पर वो मिस हो गया। क्या ये आगे देखने को मिलेगा? आगे देखिए, अश्वत्थामा और बाली का जो रिलेशन है, जो संबंध है, थोड़े अलग अलग ही किस्म के हो चुके थे। शुरुआत भले हो कि वो आपस में शत्रु थे ही नहीं। दरअसल वो देखा जाए तो आपस में शत्रु थे ही नहीं। कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए केवल। तो मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि दोनों आगे मिलेंगे तो भी मित्रों की भांति ही मिलेंगे। तो कह नहीं सकते कि आप जबरदस्ती तो नहीं लड़ा सकता दोनों को भैया। आप मित्र हो तो आप जबरदस्ती आपको लड़ना चाहिए थोड़ा। देखते हैं जैसे कथानक घूमता है, क्योंकि लिखने समय फिर मैं काम नहीं करता, मेरा दिमाग काम करने लगता है। तो कहा बिल्कुल। पात्र अपनी कहानियां खुद लिखवाना शुरू करते हैं, मैं नहीं लिखता फिर। अब और अश्वत्थामा जी का मन करेगा तो फिर लड़ेंगे। लड़ेंगे। हाँ, और मुझे लग रहा है कि इस सवाल का जवाब अगर वो बाली 2 पढ़ेंगे तो इस सवाल का जवाब उनको मिल जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए जो है वो पढ़ लें, बाली कैलाश रहस्य पढ़ लें, तो इसका जवाब हम्म, उनको बिल्कुल मिल जाएगा। और राहुल राय मेरे मित्र हैं, पूछ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया हाल है भाई, आप हम्म, बताएं आपका क्या हाल है। तो स्वागत है आपका कि आप देख रहे हैं। और जितेंद्र नाथ जी स्वागत है आपका भी। तो स्वागत है। हाँ, तो देवेंद्र भाई, आप कह रहे थे कि पात्र जो है कहानियां लिखवाते हैं आपसे, तो कुछ ऐसा अभी तक मन में तो आपने बनाया नहीं होगा कि बाली के नाम से कितनी किताबें लिखने वाले हैं आप। बाली के नाम से देखिए, मैं तो सेकंड पार्ट में नहीं लिखने वाला था। मैं एक ही भाग में मैं पूरा पूरा कथानक, जो कहते हैं ना कि 600-700 पृष्ठों में पूरा कथानक मैं लिखने वाला था। किंतु मुझे लगा था हम्म, कि हर पात्र की अलग स्वतंत्र से कहानी बैकड्रॉप लिखने जाओ तो फिर कहानी जो है मूल मुद्दे से भटक जाती है। तो इसकी हम्म, वजह से मुझे उसे भागों में बांटना पड़ा था। वरना कथानक मैंने एक ही भाग के हिसाब से मैंने सोच के लिखा था, कुछ अच्छा। 700 या 800 पृष्ठों तक। तो मेरे ख्याल से अभी तक 420 और ये 270, 600 के आसपास पृष्ठ आ चुके हैं, 600-700। तो 300 और कुछ होंगे, मतलब एक भाग और होगा, शायद वो बृहद हो। और उसके बाद फिर अब देखते हैं कहानी कहाँ लेके जाती है, क्योंकि ये आप बिल्कुल सही, अभिलाष अभिलाष दत्ता जी भी यही बात कह रहे हैं कि खुद कहानी लिखने लगता है। तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल। एक बार आप पात्रों को तो छोड़ दो तो पात्र फिर अपनी मनमानी करने लगते आ, हैं। अच्छा, ये जो घुमक्कड़ी की जो किताबें लिख रहे हैं, तो
ये कुछ ट्रेवलॉग लिखना कुछ अलग होता है क्या बाकी नॉर्मल दूसरी फिक्शन किताब लिखने से? कुछ उसमें अलग कुछ करना पड़ता है, सोचना देखिए, पड़ता है? ट्रैवलॉग ट्रैवलॉग की सुविधा के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैंने कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं ट्रैवलॉग में, जिसमें मुझे उमेश पंत जी की लिखी हुई इनर लाइन पास इन काफ़ी पसंद है, जिसमें उन्होंने ओम पर्वत, धारचूला वगैरह की यात्रा की थी। तो वो पढ़ने के बाद, मेरे यात्राओं के पहले की बात है, उसके बाद ही मैं यात्राओं के लिए प्रेरित हुआ था। तो मैंने काफ़ी जो यात्राएं वगैरह की, तो फिर पहले क्या था कि मैं ब्लॉग पे यात्रा वगैरह इनके वृत्तांत जो थे अपडेट करता था। तो हम्म, कभी कभी ये होता ये था कि ब्लॉग पे हम 1,000 शब्दों के बजाय 5,000 शब्द हमने लिख दिए, 6,000 शब्द लिख दिया, और ब्लॉग काफी लंबा हो जाता था। तो मुझे फिर किसी ने सुझाव दिया कि आप इतने ये 5-6 हज़ार शब्दों के आप खाली एक घटनाएं लिख रहे हैं, आप वृत्तांत लिख रहे हैं, अगर आप उसे पूरा विस्तार में लिखें तो फिर एक अच्छी खासी पुस्तक हो सकती है, ई बुक के रूप में आप उसे एक जगह पर संकलित कर सकते हैं। तो मेरे मन में भी यही ख्याल है, तो फिर मैंने उसे एक यात्रा डायरी की तरह लिखना शुरू किया था। ये नहीं कि मैं कोई हम्म, वृत्तांत या किसी एक शैली से मैं प्रभावित हूँ, मैं उस शैली की नकल कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपनी डायरी की तरह, जैसे मैं ब्लॉग पे अपडेट करता था, उसी तरह मैंने डायरी की तरह मैंने लिखना शुरू किया था। तो पेपर वेब में आ चुकी है, प्रतिशत अच्छा है, तो फिर भगवान भोलेनाथ जी की इच्छा हो तो आगे भी नई नई यात्राओं का अवसर मिलेगा, और वो तो अनुभव पे निर्भर करता है कि कौन से अनुभव है जो सामने आना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं, अपनी कथा बताना चाहते हैं। वो तो लेखक पे निर्भर नहीं है। हम्म। बिल्कुल। और राम जी का कहना है कि समय के अभाव के कारण मैं अभी लाइव नहीं देख सकता, लेकिन ये वीडियो बाद में तो अवश्य देखेंगे। और सर जी आपकी दोनों जी बिल्कुल। पुस्तकों का तो जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। आ, आ, अच्छा, ये शोभा मैम कुछ पूछ रही हैं कि यात्रा वृतांत बिल्कुल वास्तविक होते हैं या इसमें काल्पनिकता की कुछ गुंजाइश होती है? यात्रा वृत्तांत तो वास्तविक ही होते हैं, उसमें आप फिक्शन क्या डालेंगे। हाँ, ये होता कि मतलब आप कहीं पे यात्रा करते, आपकी मनस्थिति क्या है, आप कौन से रूप का प्रयोग कर रहे हैं, आप कौन से उदाहरण दे रहे हैं, आप स्थानों में कौन सी महत्ता देख रहे हैं, क्या कहानी देख रहे हैं, वो सब आपका जो नरेशन होता है, वो नरेशन ही फिक्शन का काम करता है। लेकिन जो यात्रा के जो प्रमुख घटक होते हैं, वो सभी आपको वास्तविक ही लिखने होते हैं। ऐसे में काल्पनिक में यात्रा तो, मैं अंटार्कटिका गया नहीं हूँ, तो मैं अंटार्कटिका की काल्पनिक यात्रा तो लिख नहीं सकता। खाली मैं यूट्यूब वीडियोस देख लूँ और उसके आधार पर मैं लिख दूँ कि भाई मैं अंटार्कटिका गया था, तो वो यकीन नहीं करेगा ना। तो फिक्शन नहीं लिख सकते आप, आपने जो अनुभव जिए हैं आप उन्हीं को उतार सकते हैं यात्रा वृत्तांत, क्योंकि वो फिक्शन नहीं है। बिल्कुल। वो एक हिसाब आ, से कह सकते हैं। हाँ, देवन भाई वापस आ गए हैं। आप अपने किसी वाले मुगल शासकों की सच्चाई दर्शाने की भी कोशिश की, क्या अगर निर्भर है। अब लेखन है तो लेखन में हर तरह की विचारधारा आती जाती रहेगी, क्योंकि लेखन में यही होता है कि क्या, आप कुछ पात्र लिखते हैं, हर पात्र की अलग मोनोपोली होती है, अलग विचारधारा होती है। जैसे आप बाली में देखेंगे तो जो माया था, माया की विचारधारा थी हम्म, एकदम सर्वथा अलग थी, और अथर्व की विचारधारा एकदम अलग थी, और मट्टू की विचारधारा कहाँ से कहाँ चली गई थी। तो कह सकते हैं कि मतलब मैं किसी एक विचारधारा पे लेके नहीं चल सकता। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब लेखने में कुछ वास्तविक घटनाएं, वास्तविक बदलाव, या फिर वास्तविक जो समय में जो बड़ी बड़ी चीजें हो रही, जिनसे समाज बदल रहा है, वो सब चीजों का इन्फ्लुएंस आना लाजमी है। तो हाँ, उन्हें इस्तेमाल करने से मैं कुछ ये कह सकता हूँ कि भैया मैं वामपंथी क्या सोचेंगे, लेफ्टिस्ट क्या सोचेंगे, राइट विंग क्या सोचेंगे, वो सब मैं सोच के लिखूंगा, ऐसा नहीं है। जो रहेगा निष्पक्ष लिखूंगा। नहीं। और इतना थोड़ी वो लिखने के पहले इतना थोड़ी सोचा जाता है यस। पात्र जो है वो लिखवा रहे हैं। तो अच्छा, एक और पात्र के बारे में आ गया, धुरंधर पांडे के बारे में, तो क्या कहेंगे? जी, अनुराग जी को बताना चाहेंगे धुरंधर पांडे नहीं है, वो दुबे हो रहा है। तो तो धुरंधर जो है वो उनका कहते हैं ना उपाधि है, पदवी है। तो उनका असली नाम है गोकुल दुबे। तो वही मैंने जैसा कहा कि पात्र अपनी कहानियां खुद लिखवाते हैं, हम नहीं लिखते हैं, वही बात धुरंधर पर भी है। धुरंधर भी काफी उच्छृंखल किस्म का व्यक्ति है, एक जगह पे स्थिर रहेगा नहीं, वो दिमाग में चलता रहेगा, वो अपनी कहानी लिखवा ही लेगा। तो कह सकते हैं कि हाँ, भविष्य में बस सही कहा, सही कथानक मिलने की देर है, क्योंकि उसकी कहानियां जो है बाली यूनिवर्स में भले ही हैं, किंतु बाली यूनिवर्स से थोड़ी अलग होंगी। हम्म, बिल्कुल। जी हाँ। तो हाँ, कहने में अच्छा, कोई आपत्ति नहीं कि हाँ शायद से जी उसी से जुड़ा आप हुआ कह ये रहे भी, थे। ये कह रहे हैं, नहीं, जितेंद्र भाई कह रहे हैं कि भारतीय सुपर हीरो आ गया, तो अब इसको, लेकिन इसकी कल्पना आप कैसे करते हैं, ये इनका मूल सवाल है कि इसके घोड़े कल्पना कैसे कैसे, बनाते हैं?
कुछ अब मैंने इसका जवाब मैंने पहले भी दिया हुआ है, वही है कि आपने कैरेक्टर बना दिया, आपने उसको डेवलप कर दिया, उसकी विचारधारा आपने बना दी, उसका बैकग्राउंड आपने बना दिया, फिर उसके बाद में आपने घटनाएं आपने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद उससे कैसा व्यवहार करना, वो तो जैसे आपने कैरेक्टर बनाया उसी के अनुरूप ही व्यवहार करेगा, वो अपने आप करवा लेगा। आपको खाली एक मजबूत बेस देना है कैरेक्टर को बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि यूं ही कोई भी आ गया और आपने बना दिया, फिर उसके बाद में आप उलझते रहेंगे इसकी विचारधारा क्या थी और आप लिखते क्या जा रहे हो। आप एक बार उसका नैरेटिव आप सेट कर लेंगे तो उसके बाद वो अपने आप ही उसी उसी अनुरूप ही चलता रहेगा। तो इसी से जुड़ा हुआ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कैलाश रहस्य आपने लिखा है, हम्म। तो वही तो इसकी कल्पना मतलब आपने जो कैसे की उसमें पुरानी तकनीक और वो सब जो वर्णन आपने किया है, वो कैसे मन में आया? आपने कहीं पढ़ा था या ऐसे ही आपने कुछ सोच लिया कि ऐसा कुछ होगा? वो कैलाश पढ़ा मंदिर के बारे दर, में कुछ आप। कैलाश मंदिर दरअसल 1.5-2 साल पहले मैं खुद गया था। मैंने जब बाली लिखनी शुरू की थी, जब बाली फर्स्ट, तो उस समय से ही हम्म, ये जो आगे जो कथानक था चल रहा था काफी समय से। तो उसी चक्कर में मेरा मिलना हुआ और हमसे कुछ सहयोग बने और मैं वहां पे गया था। मैंने जब वो मंदिर देखा था, मैंने अब तक उस मंदिर को खाली यूट्यूब या फिर इंटरनेट वगैरह पे देखा हुआ था, तो वहां पे हम उसकी भव्यता का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब मैं वास्तविकता में वहां पे पहुंचा तब मैंने उस मंदिर को देखा, और मंदिर की जो नक्काशी थी, बनावट थी, और उसका जो आकार प्रकार था, तो वो देख के मैं हतप्रभ रह गया कि मतलब कि जिसका हम उसकी अनुमानित आयु भी अभी तक तो निश्चित नहीं है कि कितने साल पुरानी है, तो वो निर्माण जो है हम्म, कितना साल पुराना है। तो उसका जब मैंने इतिहास फिर खंगालना शुरू किया कि भाई इसके इससे जुड़ी कथाएं क्या है, इससे जुड़ी किंवदंतियां क्या है, तो फिर पता चला कि भाई इसके पीछे तो काफी सारी कहानियां हैं। तो उन्हीं में से किसी एक कहानी का जो अंश मात्र मुझे पसंद आया था, तो मैंने उसी को थोड़ा सा विस्तार में लिखा है। ये नहीं कह सकता मैं पूरी काल्पनिक लिखा, जो कुछ थ्योरीज हैं उसे लेकर मंदिर बनाने के पीछे में, तो उन्हीं कुछ थ्योरीज में से एक थ्योरी को मैंने सिलेक्ट किया था, तो मेरी बनाई हुई थ्योरी हम्म। नहीं है वो। नहीं, और उसमें उसमें मंदिर का वर्णन आपने बहुत सही किया है। मतलब उसको पढ़ने के बाद ऐसा मन में आ जाता है कि जी। मतलब अब जाए देख ही ले कि भाई ये मंदिर जो है, इतना भव्य मंदिर, इतना गजब मंदिर जो है, इसको देख हर ले। भारतीय को देखना चाहिए, हर भारतीय को देखना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ उन्हें अपनी संस्कृति, हाँ, अपनी कला और अपने विज्ञान पे गर्व होना चाहिए, जाके देखना चाहिए उन्हें। तो वो चाहिए कि हमारे आपने पास जो में है। खाली केवल कब्रें नहीं है, हमारे पास में मंदिर भी हैं जो काफी शानदार हैं। जी। नहीं, मंदिर, हाँ आप कुछ बिल्कुल, कह रहे और थे। सही बात। हाँ, चलिए एक और सवाल आ गया कि आज के कई नए लेखक को महादेव से काफी लगाव दिखता है। माइथोलॉजिकल नॉवल में महादेव और उनके अवतारों पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, इसमें अपने विचार रखें तो। महादेव जी हैं जो, ये है ना कि अकेले ऐसे देवता जिनको नियम और कर्म कांडों में नहीं बांधा जा सकता, वो स्वतंत्र है, स्वयंभू हैं, अघोरी हैं। तो यही कारण है कि मतलब उनके उनके ऊपर कोई रूप नियम नहीं, उनकी आर, तो इसकी वजह से काफी लोग जो युवा जो होते हैं, स्पेशली युवा जो है, उनसे काफी जुड़ जाते हैं उनके स्वभाव बिल्कुल। के कारण। उन्हें लगता है कि हाँ भाई एक यही है जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। और काफी चीजें हैं, जैसे जैसे आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको लगता है कि आप अंश मात्रा ही भी नहीं जानते हैं चीजों के बारे में। नहीं, और बाकी रहिए। मैं। हम्म। हम्म। जी। कहिए। महादेव जी कुछ कह मेरे शुरुआत से इष्ट रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अभी से मानना शुरू किया हो या कुछ हो, वो शुरुआत से ही महादेव जी का मैं कह सकते हैं भक्त रहा हूँ, कह सकते हैं। नहीं, और हाँ, ये बात भी है कि महादेव जी के तो रूप इतने हैं कि आप उनको जिसमें भी कल्पना कीजिए उसमें वो उपस्थित हैं। जी। हाँ, बिल्कुल। जिस भी रूप में आप उनको कहानी में लाइए, तो वो वहां पे रहेंगे। तो कण कण केदार में जो है आपने आ, जिन जो कुछ वर्णन किया है, तो वो कुछ रह गया है कि अभी कि बस वो कंप्लीट हो गया? कनकन केदार कंप्लीट हो चुकी है, देखिए उसको 2 यात्राएं थी। तो देखिए हम्म, कनकन केदार का मैंने जो 2 यात्रा की थी वो केदारनाथ था और तुंगनाथ की थी। तो जो केदार केदार जो मंदिर जो श्रृंखला है वो 5 मंदिरों की है। तो जिसमें अच्छा। प्रथम केदार है केदारनाथ जी, द्वितीय केदार है मद्महेश्वर, और तृतीय केदार है तुंगनाथ, जिसे विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पे एकमेव शिव मंदिर होने का स्थान गौरव प्राप्त है। और चतुर्थ केदार है रुद्रनाथ, जिसे सबसे कठिन चढ़ाई कहा जाता है। और जो पंचम केदार है कल्पेश्वर, कल्पेश्वर की चढ़ाई कुछ इतनी नहीं है, 3-3.5 किलोमीटर शायद है। तो इन 5 मंदिरों का समूह जो है इन्हें पंच केदार कहा जाता है, जो पांडवों ने बनाए थे। या फिर जो कहते हैं ना कि पांडव जब भातृ हत्या का जब उन्हें पाप लगा था महाभारत युद्ध के बाद, तो महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए चले गए थे।
तो महादेव जी उनसे रुष्ट थे क्योंकि उन्होंने अपने कुल की हत्या की थी। तो महादेव जी सामने आने नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक भैंसे का रूप धर लिया था। तो भीम जी को, पांडवों को पता चल गया भैंसे के रूप में है, मतलब प्रचलित कथाओं के अनुसार कि वो हम्म। भैंसे के रूप में है। तो किसी प्रकार से क्या होता है कि भीम उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें जकड़ लेते हैं अपने बाहुबल में कि भाई आप, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो महादेव जी भूमि में समा जाते हैं। तो उनके जो शरीर के जो 5 हिस्से होते हैं वो विभिन्न स्थानों पे निकलते हैं, जहाँ पे पांडव जो है मंदिर बनाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव जी भोले भंडारी हैं ही, उनका गुस्सा कुछ पल में आता है, पल में जाता है, ऐसा ही है। तो वो पुनः प्रसन्न हो जाते हैं। तो भातु हत्या का जो पाप होता है उनसे उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो कहते हैं ना कि केदारनाथ में उनकी जो वृषभ रूप में थे तो उनकी जो पीठ निकली थी। तो केदारनाथ का शिवलिंग अगर कोई गया होगा तो उन्होंने देखा होगा, वहाँ पे शिवलिंग नहीं है, वहाँ पे तिकोना निर्माण जैसा है शिवलिंग की प्रतिकृति, जैसे वृषभ की पीठ हो। तो और हर पंच केदार में हर मंदिर का कुछ अलग अलग कहानियां ऐसी कि कहीं पे जटा निकली, कहीं पे मुख निकला, कहीं पे बाह निकली। तो ऐसे 5 ठिकानों पे जो उनके अंग निकले थे तो उन्हें पंच केदार का समूह कहा जाता है। तो पंच केदार समूह में से मैंने अभी तक 2 ही यात्रा की है, तो 3 यात्रा अभी शेष है। तो हो सकता है कि भाई 3 यात्रा जब मेरी हो जाए तो कण कण केदार का द्वितीय अंक भी शायद लाऊं। लाना तो ही अच्छा, पड़ेगा। रोड ट्रिप का इससे कुछ लेना देना है हाँ, लेना देना तो है ना, बिल्कुल। क्या? अब, क्योंकि कथानक हाँ। जो है यात्राओं के अनुभव जो होते हैं वही कथानक बनते हैं। तो रोड ट्रिप में हम्म। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मेरे खुद के अनुभवों से भी निकली हुई हैं। जैसे वैष्णो देवी की यात्रा थी, तुंगनाथ की यात्रा थी, हरिद्वार, ऋषिकेश, और कुछ घटनाएं जो थी वो वास्तविक भी थी। और कुछ ऐसी भी चीजें थी जो मैं करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, तो मैंने अपना पात्रों के जरिए करवा दिया था। जैसे उदाहरण देना चाहूंगा, बस की यात्रा, हम्म। दिल्ली से हरिद्वार की बस की यात्रा की, अगर आपने पढ़ा होगा तो जो बस ड्राइवर जो होता है वो इन पात्रों को इतना इरिटेट कर देता है, इतना इरिटेट कर देता है कि अंत में वो तीनों कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं। वो हरकत दरअसल मेरे मन का गुस्सा था। तो प्रैक्टिकली अगर मैं तो नहीं कर सकता था, तो फिर मैंने वो अपने पात्रों के जरिए निकाल दिया था। तो कुछ चलिए, चीजें थी जो लेखक, रियल लाइफ से थी। नहीं, जी। लेखक होने के फायदा तो है। तो मीत भाई सवाल पूछ रहे हैं कि बाली और आपकी ऑक्सीजन ऑफ लाइफ क्या है। इसका जवाब इनको जरूर चाहिए। तो ऑक्सीजन ऑफ लाइफ तो मिथिलेश जी की है। और मिथिलेश जी का काफी लंबा प्रोजेक्ट है। काफी लंबा मतलब आदि काल से लिख रहे थे वो, पूरा हो ही नहीं रहा था। तो ये फाइनली ये ड्रॉप करने वाले थे हम। पीछे आपको याद होगा, मैं, मिथिलेश जी और शुभानंद जी 1.5 साल पहले हम मिले थे लोनावला में। तो कुछ चीजें डिस्कस हुई थी, उसमें ऑक्सीजन भी थी। और मैं ये बता दूं कि उस समय बाली फर्स्ट पे काम चल रहा था, हम्म। प्रकाशित नहीं हुई थी। तो बाली फर्स्ट पे काम था और ये भाई साहब खाली क्लाइमेक्स पे अटके हुए थे, क्लाइमेक्स नहीं पूरा हो रहा था इनसे। और हम्म। इनसे हम जब बात करेंगे कि भाई आप कहाँ तक पूछे, तो ये सारांश में मिथिलेश जी की बुरी आदत है, वो सारांश में कहानी नहीं बताते हैं। तो पूरा उपन्यास पढ़ना शुरू कर देंगे आपके सामने, आपको पूरा कथानक बताना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से इनके काफी डांट भी पड़ती है। तो क्लाइमेक्स में कंफर्म नहीं थे, तो उन्होंने क्लाइमेक्स उसमें अटके हुए थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ, मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं कुछ और लिखता हूँ। तो शुभानंद और हमने मुझे जब ये कहानी पता चली तो हमने कहा कि भैया इतनी बढ़िया कहानी है, आप इसे ढंग से लिखोगे तो फिर काफी बढ़िया मैसेज देती है, आप इसे ड्रॉप क्यों कर रहे हो, आप मन से लिखो ना। क्लाइमेक्स नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप पूरी कहानी बात फिर से पढ़िए, फिर से रिवाइज कीजिए, कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि भाई कहानी चाहती क्या है, अंत कैसे होना चाहती है। कहानी आपसे लिखवाना चाहती है, आप कहानी को नहीं लिख रहे हो। बिल्कुल। तो फिर भी वो आलस दिखाते रहे। तो फिर कभी शुभानंद जी, कभी मैं, हमारा चालू ही था, हमें फोन करते, बातें करते और उन्हें चिढ़ाते रहते हैं कि भाई आपका तो खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। बाली भी आ गई, रोड ट्रिप भी आ गई, बाली 2 भी आ गए, कनकन केदार भी आ गया, और आपकी ऑक्सीजन ऑफ लाइफ नहीं आ रही अभी तक। जबकि इश्क बकलोल से लिख रहे थे, जब मेरी इश्क बकलोल आई थी तभी से ऑक्सीजन लिख रहे थे। अच्छा, हाँ, तब इनकी पहली किताब में जिक्र है ना इसका शायद। तो तो जस्ट आखिरकार जाकर अभी तपस्या समाप्त हुई। इसमें कह सकते हैं कि शुभानंद जी का काफी बड़ा हाथ है। तो मीत अगर भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है जवाब मिल गया होगा, जवाब दे दिया गया है। तो अगर ये कुछ कह रह गया सकते है हैं तो कि आप। ये ऑक्सीजन ऑफ लाइफ जो थी, इनके जो लेखकीय जीवन का ऑक्सीजन था। क्योंकि प्रकाशक ने साफ मना कर दिया था कि भैया अगर ऑक्सीजन ऑफ लाइफ पूरी नहीं होगी दूसरी कोई किताब आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। नहीं, 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 सही बात तो है। तो देव जी रिटर्न्स। हाँ, देव जी जो पूछ रहे हैं, मुझे लगता है ये सवाल जो है इनको पहला वाला वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि आपकी किताबों या और आपके पढ़ने के बारे में उसमें काफी चर्चा हुई थी वहां।
ये कह रहा है कि तो 10 नॉवेल्स का नाम बताया। 10 नॉवेल का नाम तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन मेरी सबसे फेवरेट किताब है। मुझे देखिए इतिहास और पौराणिक चीजें पढ़ना काफी पसंद है, मुझे काफी प्रभावित करती है। तो सबसे कह सकता हूँ मेरी सबसे मनपसंद किताब जो मेरे दिल के काफी करीब है, वो है रंजीत देसाई जी की श्रीमान योगी, जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पे लिखी हुई है। काफी बढ़िया उपन्यास है। मैं तो हमेशा हर इंटरव्यू में शायद मुझे प्रश्न करते मैं इसी बिल्कुल, पुस्तक का नाम लेता हूँ। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा था। हर पाठक को कहना चाहूंगा कि भाई आपने कोई और पुस्तक पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, किंतु ये पुस्तक जरूर पढ़े। बिल्कुल। तो देव जी हाँ। भाई, अगर आपने वाला इंटरव्यू नहीं देखा है, बाली वन के टाइम जो आया था, तो वहां देख लीजिए। वहां पे काफी चर्चा हुई है किताबों के बारे में, देवेंद्र भाई क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं। काफी कुछ चर्चा हुई है वहां पे, तो आप उसको देख सकते हैं। हाँ, विकास बेफिक्र नरवाल जी देव पूछ भाई, आप आपकी किताबें मेरी फेवरेट लिस्ट में है। हाँ, खौफ। हम खौफ भी है, फेवरेट है। खौफ भी मेरी चलिए फेवरेट वही है। और और मिथिलेश जी की किताबें हैं ही हैं, जो अभी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कहानी हम सब जानते ही हैं। और शिवानंद जी हैं, उनका जो और स्पाई थ्रिलर जो चलता है, अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, वो भी काफी बढ़िया लगता है। और समकालीन लेखकों में तो मुझे तो नाम ही नहीं याद आ रहा। ठीक है, आप नहीं, हैं। मैं मदद कर देता हूँ। मेरी किताब भी हाँ, देवेंद्र भाई नहीं को नहीं, बहुत समकालीन पसंद है। लेखकों, सॉरी मैं कैसे भूल गया। अर्थला, अर्थला सीरीज मुझे काफी पसंद है। वहाँ इसका मैं तो हमेशा उल्लेख करता हूँ कि समकालीन लेखकों में मुझे बिल्कुल, अर्थला काफी मुझे पसंद आई थी। तो जी मेरी मेरी किताब भी चिरकुट्स भी और लाइफ आजकल भी देवेंद्र भाई को बहुत पसंद आई है, लेकिन मैं हूँ इसलिए वो कह नहीं रहे हैं यहाँ पे। अरे, तो लेकिन इनकी पसंद आई कि क्या बात है, आपकी किताब वही पसंद क्यों नहीं आएगी हमें। तो वो 10 में लेकिन क्या है देवेंद्र। क्या होता है ना कि हम्म, अपने जोन की अगर हम नाम बताने लगते हैं तो फिर लोग हाँ, बोलेंगे अरे ये तो अपने ही जोन की नाम बिल्कुल बता रहे हैं। बिल्कुल, तो इसके लिए वो थोड़ा जानबूझ के हम थोड़ा गंभीर किताबों के नाम लेते हैं। हाँ, हमें ये पसंद है, हमें ये गंभीर साहित्य पसंद है। तो क्योंकि ऐसा होता है। अच्छा, विकास नरवाल जी पूछ रहे हैं कि कैलाश मंदिर को लेकर सत्यजीत राय ने भी एक किताब कैलाश में गोलमाल लिखी है क्या? आपने वो किताब पढ़ी? नहीं नहीं, मैं सत्यजीत राय को पढ़ा नहीं है, ईमानदारी से कहूँ तो मैंने उनकी कोई किताब पढ़ी नहीं, क्योंकि मैं साहित्य से काफी बाद में जुड़ा हूँ। तो कह सकता हूँ कि काफी सारी चीजें जो है मुझसे छुटी हुई हैं, और काफी सारी चीजें हैं जो अब मुझे पढ़नी बाकी है। मेरे कलेक्शन में, पर्सनल कलेक्शन में कुछ हजार से ज्यादा किताबें हैं, उपन्यास हैं। उसमें से मैं अभी तक 25% भी नहीं पढ़ पाया हूँ। अरे तो अच्छा, ये श्रीमान योगी किताब के बारे में है कि हिंदी जी में जी, भी है क्या बिल्कुल ये? बिल्कुल, हिंदी में है, हिंदी में है। श्रीमान योगी अ, पढ़िए, मृत्युंजय पढ़िए, और श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है युगांधर, वो भी अवश्य पढ़िए। और सबसे, मैं एक नाम लेना भूल गया जो मैंने हाल ही में पढ़ी थी, ययाति, विसा खांडेकर जी की किताब थी। ययाति इतनी बढ़िया, मतलब मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता कि मतलब मानव मन की जो विभिन्न जो अवस्थाएं होती हैं, एक पौराणिक कथा के जरिए उन्होंने दर्शाई हुई है, काफी सुंदर तरीके से दर्शाई हुई है। तो किसी को अगर यदि कुछ मानव मन के विषय में कुछ जानना हो, कुछ लिखना हो, तो उसके लिए काफी बढ़िया ये गाइड का काम करने वाली किताब है। काफी कुछ सीखा जाती है। बिल्कुल। और विकास भाई ही कह रहे हैं कि आप मराठी भी जानते हैं। पहले तो ये जी बताइए, जी। और दूसरा ये कि मराठी में कब आ रही है बाली? हो, मला मराठी माहिती आहे, येते मला एकदम परफेक्ट। तो चलिए, तो हो गया। अ, हम्म। जवाब जो है विकास भाई को मिल गया होगा। जयदेव जी का सवाल है कि भविष्य में कोई मिस्ट्री या थ्रिलर उपन्यास आ सकता है क्या? आप लिख रहे हैं मैंने ऐसा? अक्सर कहा है कि बाकी सारे जनर एक तरफ और मर्डर मिस्ट्री एक तरफ। मर्डर मिस्ट्री मेरा हाथ काफी तंग है, क्योंकि मैं वैसा जो तनाव होता है, वैसा जो माहौल होता है कि तो वो मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि मैं वो क्रिएट करने में थोड़ा तंग हूँ। वो मेरे थोड़ा अलग ही, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पाता कि मैं किसी एक कत्ल करवा दो और 4-5 लोगों के आसपास कहानी घूमते रहे, ये कातिल है, वो कातिल है, वो कातिल, ये कातिल है, वो सब में चलता रहे। तो वो सब चीजें मुझसे मेरे बस की नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ चीजें कहने के लिए बस की नहीं होती, लेकिन कभी मूड हो जाए तो अलग बात बिल्कुल। और देवेंद्र भाई इसलिए कह रहे हैं कि ये 4-5 लोगों के बीच में ये कहानी नहीं घुमा सकते हैं, क्योंकि बाली पड़ी है, 4 युगों में इनकी कहानी चलती है। तो ये 4-5 लोगों के बीच में क्या कहानी, पूरे 4 युग कम पड़ जाते हैं। तो है। अच्छा, अमित राणा जी पूछ रहे हैं कि बाली का नाम बाली क्यों रखा गया है? तो इसमें जाहिर भी सी मैं बात है, कहूंगा कि बाली बाली प्रमुख किरदार है, तो फिर बाली ही रखना। हम्म, दरअसल जब मैंने कहा था ना, जब मुझे कॉन्सेप्ट जब सूझा था, तो मुझे सबसे पहले बाली का ही नाम याद आया था कि एक
कैरेक्टर जो है काफी शक्तिशाली के पात्र है, जिसे हम अगर यूज करें तो सुपर हीरोज के ऊपर भारी पड़ सकता है, इस टाइप का आ रहा था एकदम। तो अब जिसका नाम पहले दिमाग में आएगा तो उसका नाम ही इतना भारी है कि मैं सोचा कि इसके अलावा मैं किसी और चीज का नाम रख नहीं सकता। चलो, तो फिर बाली ने अपना नाम खुद ही रखवा लिया कि नहीं, बाली ही रहेगा आगे भी। बिल्कुल सही बात है। और बाली के अलावा वो उसको पढ़ेंगे, मुझे लगता है ये किताब पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसका नाम बाली जी क्यों है। और जी, अगर उन्होंने पढ़ी है, करना हो उन्होंने पढ़ी है, अमेजोन पे उनका विस्तृत रिव्यू भी है, मैंने देखा है अमित राणा जी का। तो फिर मुझे लगता है कि वो पिछला वाला वीडियो अगर देख लेंगे जो मेरे चैनल पे है, क्योंकि उसमें जी बाली के बारे में हमने काफी चर्चा की थी। जहां तक मुझे लगता है मैंने बहुत 8-10 सवाल पूछ लिए थे। और एक बार देवेंद्र जी। भाई को ये कहना पड़ गया था कि नहीं नहीं, इससे कहानी जो है हाँ ओपन हो जाएगी, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। तो इसमें जो है बाली को लेके मैंने काफी सवाल पूछे थे उस वीडियो में। तो जी। इसलिए अच्छा, ये कण कण केदार लिखने में आपको टाइम कितना लगा था? कंकड़ केदार मैं यात्रा से फौरन आ गया था, तो ये एक होता है ना कि आप वास्तविक चीजें अगर आपको लिखनी हो तो फिर एक ये होता है कि आप आते ही आप शुरू हो जाओ, जब तक आपकी यादें स्मृतियां ताजा है तब तक आप लिखना शुरू कर दो तो ही अच्छा होता है। तो मैं हम्म। यात्रा से आने के फौरन बाद मैंने शुरू कर दिया था, उन्हें लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया था। तो कह सकता हूँ कि 1 या 1.5 महीने में मैंने कंप्लीट कर 1 महीने में कंप्लीट कर ली थी। और क्योंकि अगर मैं पूछूं कि हाँ, जी। हाँ, बोल लीजिए आप, फिर मैं पूछता हूँ। नहीं है मतलब कण-कण केदार जो है कुछ ये नहीं कि मतलब वो इतनी मोटी किताब है जिसे लिखने में मुझे 2-4 महीने 5 महीने लग जाए, वो देखिए। हम्म। तो तो और यात्रा उद्यान में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि ये पात्र क्या करेगा, वो पात्र क्या करेगा। आपके पास एक ऑलरेडी आपके पास पूरी कहानी सामने है, आपको खाली उसे लिपिबद्ध करना है। खाली आपको आपके स्मरण शक्ति के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप भाई कितनी चीजें याद रख सकते हैं। तो अच्छा, इसमें खास क्या है? कण कण केदार, इसको क्यों पढ़े कोई? इसमें खास ये है कि जिन्हें यात्राएं पसंद है या नई नई चीजें जिन्हें एक्सप्लोर करने का शौक है, और जो चाहते हैं कि कुछ हट कर रेगुलर चीजों से हटकर हम किसी जैसे कहते हैं ना टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह होते हैं कि हर बार अरे यार मेरा मूड खराब हो गया, मैं कहीं मैं गोवा चलता हूँ, मैं यहाँ जाऊंगा, जो चुनिंदा कुछ टूरिस्ट स्पॉट होते हैं ना जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं। तो इससे बढ़िया कि कुछ अनदेखे अनदेखे स्थान है वहां पे जाइए, तो वहां पे काफी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, काफी समझने को मिलता है, काफी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जिनको हम जानते तक नहीं, हो जाने पर हमें आश्चर्य होता है कि मतलब यार कोई मंदिर इतना ऊपर भी हो सकता है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ही 40-30% कम हो, इतनी ऊंचाई पे इंसान का जाना मुश्किल है, किंतु वहां पे भी मंदिर बना पड़ा है। तो आप सोच सकते हैं ना कि क्या टेक्नोलॉजी रही होगी उस समय पे। तो ये सब चीजें आप जब तक आप जाएंगे तब तक आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो यही था कि कुछ लोग जो लोग नहीं जाते हैं नहीं जानते हैं वो भी जाने, तो इसके इसी उद्देश्य से मैंने किताब लिखी थी। तो इसमें मैं और सफल भी रहा हूँ, और काफी लोग मुझसे पूछते भी इन यात्राओं के बारे में, कैसे जाया जाए कहाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। अरे मैं तो यही बता दूं, सफलता होती है। मैंने भी अपनी बुकिंग करा दी है देवेंद्र भाई के साथ कि भाई अगली बार जाएं तो मुझे भी लेके जाएं। तो जी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ये फोटो डालने का विचार कैसे आया आपके मन में कि भाई उसका फोटो डालेंगे? ये क्यों नहीं किया यात्रा, आपने? यात्रा आप शब्दों में आप स्थान का वर्णन आप कितना कर पाएंगे। तो एक एक तस्वीर जो होती है 1000 शब्दों में भारी होती है। तो यही सोच के मैंने कहा भैया जो चीजें मैंने देखी हुई है मैं उससे शब्द नहीं दे सकता, तो इससे अच्छा कि उन्हें हम तस्वीरों में प्रस्तुत कर दें। काफी चीजें उससे एक्सप्लेन हो जाती हैं। कण कण केदार देव रोड भाई। ट्रिप से अलग कैसे है। हम्म। तो वही देव भाई कण कण केदार जो है कि यात्रा वृत्तांत है, डायरी के स्वरूप में लिखी गई है, और जो रोड ट्रिप है वो फिक्शन है। यात्राओं में गुथी हुई 3 कहानियां वो फिक्शन है पूरी तरह से, तो दोनों इसी से अलग हो जाती हैं। कण कण केदार में आ, कुछ अनोखी स्मृतियां, नहीं सारी स्मृतियां तो मैंने उतार दी हैं, जो रोड ट्रिप में भी स्मृतियां डाल दी हैं मैंने, और जो बची थी कण कण केदार में डाली। तो ऐसा कुछ स्पेशल कुछ पता तो नहीं। नहीं। वो जो मैंने एक बताया था रोड ट्रिप में, देखिए बाघ वाला सीक्वेंस आपने पूछा था कि जो बाघ जो उन्हें दिखाई देता है तीनों को, तो वैसा कुछ वाकई में हुआ था कि नहीं। तो मैंने आपको हम्म। बताया भी था कि हाँ हम जब हम चंद्रशिला जा रहे थे, चोपता चोपता जा रहे थे, हम रात हो गई थी। तो हमारी प्लानिंग ये थी कि हम चंद्रशिला की ट्रैकिंग जो है अर्ली मॉर्निंग शुरू करेंगे 4 बजे से, ताकि हम ऊपर चोटी पे पहुंच के जो है सूर्योदय देख सकें। वहां का सूर्योदय कहते हैं ना विश्व का सबसे सुंदर सूर्योदय दिखता है, तो कहने हम्म। वाले कहते हैं काफी लोग हैं, तो मेरा मानना यही है।
तो हमारा हमारी यही योजना थी। तो उस समय कैसे बर्फ गिरी हुई थी, काफी बर्फ हुई थी, ठंड हुई थी। तो बर्फ गिरने से होता यह है कि मतलब ऊंचाई पे जो जानवर होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, समतल स्थानों पे आ जाते हैं। तो हमारी जो कार चली जा रही थी, तो हमारे कार के सामने एकदम से कुछ चीज आके कूद पड़ी थी। तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और हमने देखा तो सामने बाघ। अब बाघ मैंने कभी रियल में अपने सामने ऐसे देखा नहीं कि सड़क पे चलते हुए दिख जाए। बाघ कोई ऐसी हम्म। चीज है नहीं जिसे हम रोज देखते सही हैं। है। तो सड़क पे मैंने बाघ देखा और हमारी हिम्मत जवाब दे गई कि भाई, ड्राइवर से पूछा कि भाई बाघ तो ऐसे सामने से निकल गया। तो बोला है, हाँ यहाँ पे ऐसे ही है सर, और जब सर्दी पड़ती, बर्फ पड़ती है तो जानवर नीचे आ जाते हैं। तो बाघ तो ठीक है, भालू भी काफी घूमते हैं। बोला भालू भी है? बोला हाँ। तो अब ये हुआ कि हम जो प्लान कर रहे थे, तो मेरे साथ में जो पार्टनर थे, जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जीजा जी, हम सुबह की ट्रैकिंग कैंसिल कर देते हैं, हम 4 बजे नहीं जाएंगे, हम उजाले में जाएंगे। तो हमने फिर दरअसल उन्होंने मेरे मन की बात कह दी थी। मेरा मन भी वही था कि मैं भी घबरा गया था कि यार नहीं यार, कौन इतना रिस्क लेगा। तो उन्होंने मेरी बात कह दी मन की, तो फिर मैंने बोला ठीक, चलो ठीक है, चलो तुम कहती हो तो फिर सुबह ही करेंगे, नहीं तो मैं तो सुबह जाने वाला था 4 बजे ही। तो हम लोगों ने आखिर में 9 बजे ही ट्रैकिंग शुरू की। तो एक मजेदार किस्सा है ये। हम्म। अच्छा देव भाई, बहुत देर से ये सवाल पूछ रहे हैं और मुझे नंबर नहीं आ रहा था इसका, तो ये बताइए आप थोड़ा सा। कहानी में पात्रों के आते बल, देखिए पात्र जो होते हैं कहीं और से तो आते नहीं है, आप कहीं और से इमेजिन करते हैं, आप किसी न किसी से कोई आते जो होते हैं ना, आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो अपने आप कहानी में आपको जैसी जरूरत है आप प्रयोग कर लेते हैं। जैसे 3 दोस्तों की कहानी है, तो मुझे 3 आते चाहिए अलग अलग अलग। तो अब मैं काल्पनिक चीजें तो डाल नहीं सकता ना, जिनके साथ मैं रहा हूँ, जिनके साथ मैंने ये समय स्पेंड किया है, तो उन्हीं के आते में डालूंगा। तो हाँ, हो सकता है भाई मिथिलेश जी का भी कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंस आया हो। काफी हो सकता है कि अगली बार देव प्रसाद जी भी दिखाई दे जाए, कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए ना। और आ, अगर मैं पूछ लेता हूँ, आप बताना ना बताना आपके ऊपर है कि वो जो आपका कैरेक्टर है, रोड ट्रिप का नाम मुझे, मैं भूल गया हूँ, जो टाइम पे नहीं पहुंचता है ट्रेन पकड़ने या के लिए। विनय, विनय। हम्म, तो विनय, वो किससे प्रेरित है? वो मैं ही हूँ, समझ लीजिए मेरे ही आते हैं उसमें। ये तो टाल दिया आपने। अच्छा चलिए, देव भाई का ये सवाल बताइए अरे कि नहीं, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, ये विनय के जो आते हैं ना, वो मेरी आते हैं। बात बात पे झुंझला जाना, या फिर ऐन समय पे चीजें गड़बड़ हो जाना, वो सब चीजें मेरे साथ में अच्छा अक्सर होती है। तो मैंने अच्छा उसी को चलिए आत्मा तो, में डाल दिया, चलो भैया इसको थोड़ा एक्सट्रीम लेवल में डाल देते हैं इसे। चलिए वो तो ठीक है। आज जो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है वो। जो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है वो तो मानव है। मानव तो अपने, मानव लिखते समय मेरे दिमाग में मिथिलेश भाई ही थे जी। रहस्य हाँ। का खुलासा। तो अब देव भाई, आप अपना ख्याल रखिए, अब अगली बार आप अगली किताब में आप ही आएंगे। तो ये बताइए कि कोई जानवर से, एक तो आपने बाघ वाला बता दिया, और भी कुछ है क्या उसके अलावा, ये जो देव भाई पूछ रहे नहीं, बाघ से ही पाला पड़ा था, और मैं नहीं चाहता कि मैं भालू से ही पाला पड़े। इस बार ट्रैकिंग में हम गए थे, तो हमें भालू की आवाज तो हमने सुनी थी। हैं? सुन के हमने ट्रैक उल्टे पाँव हम वापस दौड़ गए थे, तो पाला नहीं पड़ा, पाला पड़ते पड़ते बच गया था। तो रोड आप रोज जी पूछ रहे हैं कि कोई नया ट्रिप आने वाला है क्या? रोड नया ट्रिप ट्रिप का कोई फिलहाल अनुभव? फिलहाल रोड हम्म, ट्रिप और कणकण केदार है। अब इसके अलावा कोई नई ट्रिप जब मुझे जाने का अवसर मिलेगा तो फिर निसंदेह जरूर आएगा। बिल्कुल। और मैं बता दूं, अंदर की बात है, देवेन भाई की बहुत सारी किताबें पेंडिंग है। तो आप जो है किताब के बारे में वो मत कीजिए, और अलग अलग, सब अलग अलग जोनर की किताबें होने वाली हैं। तो आप जो है पढ़ते रहिए लगातार, ये 2 किताबें पढ़िए, उसका रिव्यू दीजिए। तो मैंने देखिए, हम्म, प्रकाशक जी को मैंने कुछ उपन्यास दिए हुए हैं। तो हम्म। प्रकाशक जी हमारे कैसे हैं कि कहानियां लेते हैं और लॉटरी उछाल के निर्णय लेते हैं कि भाई अब ये छापी जाएगी। तो तो नहीं, सोच ऐसा लीजिए। कुछ नहीं है, और ऐसा एक कुछ बक्से नहीं। में सिर्फ देवेंद्र भाई का ही वो पर्चियां रखी हुई हैं, उसमें से निकालते हैं कि अच्छा इस बार कौन सी वाली, ये वाली छापेंगे इस बार। कितनी किताबें हैं? तो चलिए देवेंद्र भाई, आपने इतना वक्त दिया, बहुत जी, मतलब आभारी हूं मैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी जाने मैं से भी पहले, आभारी हूँ। जो लेखक की कहानी, लेखक की जुबानी है, अगर आप थोड़ा सा किसी किताब में से थोड़ा सा कुछ पढ़ दें, पाली में से पढ़ हम्म, दीजिए, क्योंकि उसका जो है उसका क्रेज ही अलग है। पाली में से अगर आप थोड़ा सा पढ़ दें तो तो मजा है। बाली में से एक चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है, जो समझ थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ शॉर्ट अगर हो सके तो। हाँ हाँ जैसे बिल्कुल।
जैसे ये घटना है कि जो एक इतिहासकार है, आर्कियोलॉजिस्ट है, वो न्यूज रूम में बैठे हैं और एंकर को जो है अपने कल्चर के बारे में बता रहे हैं, कुछ चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन पे लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। मतलब ये होता ही है ना कि हमारी जो वास्तु होती हैं, जो हमारी जो प्राचीन इमारतें हैं जो हमने बनाई हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो काफी ऐसी है कि जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए कि किस टेक्नोलॉजी आखिर बनी हुई है ये सब चीजें। तो होता यह है कि हम यकीन नहीं करते उन चीजों पे। ईश्वर को मानने के समय वही कहते हैं ना, किसी ऊपरी शक्ति का जो अस्तित्व है हम नकार देते हैं। और वहीं पे हम देखें कोई कह दे भाई एलियन टेक्नोलॉजी से बनी थी, तो वहां पे थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है कि भाई आप एलियन पे तो यकीन करते हैं किंतु ईश्वर पर नहीं करते। ये अजीब सी विडंबना है। तो उसी पर ये एक पैराग्राफ है। तो ये जो एंकर जो है पत्रकार से कह रहे हैं, प्रजातियों के नष्ट होने या रूपांतरित होने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनके उनका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। डायनासोर, मेमथ जैसे अनगिनत जीव अब हमारे बीच नहीं है, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि उनका कभी अस्तित्व ही नहीं था। अब आप कहेंगे कि उनके फॉसिल्स मिलते हैं जिससे उनके अस्तित्व की पुष्टि होती है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे इतिहास के भी ढेरों प्रमाण मिलते हैं। रामायण काल की वास्तु, इमारतें, कथा इत्यादि सात समंदर पार भी मिलती हैं। महाभारत कालीन अनेकों कथाएं सब प्रमाण उल्लिखित हैं। कितनी प्राचीन इमारतें जो हमें आश्चर्यचकित करती है, जिन्हें हम आज के उन्नत विज्ञान के बावजूद भी नहीं बना सकते, पुनर्निर्माण नहीं कर सकते, वैसी इमारतें हमारे देश में हजारों सालों पहले से उपलब्ध हैं। औरंगाबाद के वेरूल स्थित कैलाशनाथ मंदिर का ही उदाहरण लीजिए। वास्तुकला का इससे उत्कृष्ट उदाहरण आज सारे संसार में नहीं है। हम लोग इस मंदिर को एलियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ मानने की हजारों थ्योरीज दे देते हैं। लेकिन एलियंस का अस्तित्व है, सॉरी, एलियन का अस्तित्व है लेकिन ईश्वर का नहीं। ये बड़ी अजीब विडंबना है हमारी। तो यही है बिल्कुल। कि भैया जब विदेशी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं और जब वो बताते हैं कि एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, इस हथियार का इस्तेमाल हुआ है, तो हम यकीन कर लेते हैं भाई चलो विदेशियों ने बताया तो भाई बढ़िया चीज है। लेकिन जो वेदों में है, पुराणों में है, कथाओं में है, उनका हमें तर्क शक्ति ज्यादा लगानी पड़ती है। यार ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तो यार उस मंदिर का निर्माण भी नहीं है अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो। आप बना सकते हैं सही आधुनिक विज्ञान के साथ में। सही बात, सही बात। और काफी चीजें ये हैं। वो जी। मंदिर का है, थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बता दें कि पहुंचा कैसे जा सकता है वहां पे। तो मंदिर औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। औरंगाबाद स्टेशन है, फेमस स्टेशन है। तो फिर हम्म ये अजंता एलोरा आपने सुना होगा। हम्म तो हम्म दोनों का नाम भले ही एक साथ लिया जाता है लेकिन दोनों में अंतर 100-150 किलोमीटर का अंतर है। अजंता और एलोरा दोनों अलग हैं। तो जो एलोरा जो अच्छा। केव्स हैं, एलोरा की जो गुफाएं हैं, वो उन गुफाओं में कुछ 36 नंबर की गुफा है। गुफा नहीं कह सकते उसे, स्थान है। तो वहीं पे वो मंदिर बनाया गया है। बाकी सब उसके आसपास बौद्ध निर्माण है, लेकिन खाली वो एक में मंदिर जो है वो हिंदू मंदिर है, प्राचीन, जिसे कैलाश की प्रतिकृति के तौर पर बनाया गया था। हम्म। तो मंदिर तो काफी विशाल है, काफी वृहद है। आप चाहे तो गूगल और यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं जिन्हें जानना हो। तो वहां पे देख के ही फिर आप निर्णय लीजिए जाना है या नहीं जाना है। वैसे जाना तो बिल्कुल। जरूरी है। और आप देख प्रभावित हुए बगैर रह नहीं पाएंगे एक बार आपने देख लिया तो। नहीं, और किताब में भी पढ़ लीजिए। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आप जो है तुरंत मन बना लेंगे कि चलो यही तो है, औरंगाबाद में घूम आते हैं। तो जी, ये बाली लेखनी का कैलाश रहस्य में कमाल है, वो है। जरूर है। तो ये लेखनी का कमाल है। और कवर भी जो है बहुत बढ़िया है। इस बार जो है बाली एकदम दिख गया है कि बाली है कैसा। तो ये कवर ये जो है निशांत जी ने बनाया हुआ है, निशांत महोदय जी। उन्हें हमने बताया था कि भाई इस बार हमें पूरा बाली का कैरेक्टर जो है सामने लाना है। पिछले सही बात कवर्स में है। खाली उसका चेहरा दिख रहा था, तो इस बार हमें उसे पूरा दिखाना है। तो अगली बार शायद और कुछ दिखाए। हथियार हथियार कुछ थोड़ा, हाँ बिल्कुल। तो देव भाई कह रहे हैं कि यात्रा वृतांत लाइए, 5 में से एक किताब तो होनी चाहिए। तो यात्रा वृत्तांत तो यात्राओं पर निर्भर करता है। मैं यात्रा करूंगा तभी लिखूंगा, यात्रा नहीं होगी कहाँ से लिखूंगा। यात्रा करूंगा सही तो बात है। चलिए अपने अनुभव और बांटूंगा। देवेंद्र भाई हर महीने किताब लिख देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रकाशक महोदय का कहना है कि देवेंद्र जी हर सेट में आएंगे, तो ये हर महीने एक किताब लिख देते हैं और यात्रा कितनी करेंगे। तो इसलिए जो है ये। हर तो महीने किताब, हाँ, हाँ। इस अच्छा ये। बकलोल इस हाँ, बकलोल ये फसाना ही है, वो हकीकत थोड़ा ही है। थोड़ा मैं सा। शुरुआत में मैं अच्छा लिखता हूँ बस। ना कि सारी चीजें काल्पनिक है, इनका वास्तविक चरित्र से कोई संबंध नहीं, वो क्यों लिखा जा रहा है? इनका कोई नहीं संबंध नहीं। नहीं। जी। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं। इश्क बकलोल अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप उसको पढ़िए। आप वो भी एक तरीके से बनारस को समझने के लिए मुझे बहुत अच्छी किताब लगी। बनारस के बारे में जितनी खूबसूरती से उसमें वर्णन किया गया है, तो मतलब बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनमें आपको ऊपर ऊपर से बनारस दिख जाएगा, लेकिन इसमें बहुत डिटेल में बनारस है।
तो वो भी एक तरीके से यात्रा वृत्तांत ही आप समझ के पढ़ लीजिए कि ये जो है बनारस घूम रहे हैं, मजा आ जाएगा एकदम। तो आप देवेंद्र भाई, आपका बनारस से कुछ वो है क्या रिलेशन? मैं बनारस अभी आज तक गया नहीं हूँ एक बार भी। मैं जाने की इच्छा तो है काफी, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती है मैं जा नहीं पाता हूँ। तो तो फिर शायद इतना सही, इतना कैसे डिस्क्राइब कर लिया आपने फिर उसमें मन से? अब होगा गजब कुछ एकदम। पिछले जन्म का कुछ होगा, पता नहीं कुछ, क्योंकि क्या अब महादेव जी का निवास है तो भाई महादेव जी के तो हम कहते हैं ना कि आभास, कुछ चीजें, और दूसरा इंटरनेट, हम्म, इंटरनेट से काफी चीजें हमें बिल्कुल। मिल जाती है, हम जहाँ गए नहीं वहाँ की भी काफी जानकारी हमें मिल जाती है, काफी चीजें मिल जाती है। नहीं। तो थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह, ये नहीं कह सकता कि मैं अपने मन से मैंने कुछ लिखा हुआ है। देखिए जिन स्थानों पे मैं गया नहीं उन स्थानों के बारे में अपने मन से नहीं लिख सकता, मुझे कुछ जानकारी जुटानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो थोड़ी बहुत रिसर्च नहीं नहीं, करनी पर मैं पड़ती है। उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि आप मतलब अच्छा खासा वहां समय बिताया आपने, आप साल 2 साल वहां रहे हैं, इसलिए इतना बढ़िया लिख रहे हैं। तो ये तो मतलब नहीं, अब क्या ही बताएं, हर मैं इंटरव्यू में जो है आपके बारे में एक से एक चीज पता लग जाती है मुझे। तो, मैं कहीं नहीं गया हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी, शायद अगले वर्ष या फिर जल्दी जाना हो। जाना तो है ही, बनारस जाए बगैर जाए कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देव भाई कह रहे हैं कि आप एग्जाम में पेपर भी जल्दी खत्म कर लेते थे क्या, इतनी तेजी से किताब लिख लेते हैं? हाँ, ये भी इन्होंने सही कहा, पेपर भी, जब मैं पेपर खत्म करके जब मैं उठता था तो पूरी क्लास मेरी तरफ देखती थी, यार इनको क्या हो इतनी गया। जल्दी? आ, तो बहुत आपको हर जॉनर में किताब आनी चाहिए। जी, तो धन्यवाद सुभा जी। और चलिए, देव भाई का ये लास्ट ये सवाल ले लेते हैं और उसके बाद से जो है छोड़ते हैं आपको। लिखना भी तो होगा आपका, काफी टाइम खराब हो गया। तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ आ, नहीं। ऐसी कोई जगह है जहाँ आपका जाना ख्वाब हो और अभी तक, बनारस के अलावा बताइए। ऐसी जगह तो काफी हैं, मैं पंच केदार मैंने बताया था, 3 बाकी हैं, और सतोपंथ की यात्रा मुझे करनी है, स्वर्गारोहिणी और श्रीखंड महादेव, कैलाश, कैलाश की यात्रा की है, लेकिन आदि कैलाश, ओम पर्वत, सारी चीजें काफी सारी, मगर मैं लिखने जाऊँ तो काफी लिस्ट एक किताब में लिख सकता हूँ खाली कहाँ जाना है उनके ऊपर। बिल्कुल। तो तो देव भाई के लिए देवेंद्र मैं भाई अलग से बहुत किताब लिख अच्छी है। दूंगा। तो अब ये एक और आइडिया आपने दे दिया कि अब देवेंद्र भाई अब किताबी उस पर कहाँ एक और जाना लिख है, देंगे। कहाँ कहाँ जाना जाना है, उस पर एक किताब लगेगी, है? स्थानों के उसमें नाम उसमें रहेंगे। ये हाँ, नहीं, उसमें ये भी हो सकता है कि जैसे कोई अगर ये सोचता है कि भारत में घूमने की कौन कौन सी जगह हैं, तो उस किताब को फिर रेफर कर सकता है कि भाई इस किताब में है, आप टिक मारता रहे, घूमता रहे। तो ये भी सही, तो आइडिया सही दिया आपने। ये नहीं, ये बहुत अच्छी किताब होगी भारत के ऊपर, जो क्योंकि आप जिस तरीके से वो कर रहे हैं, आप एक एक पेज भी अगर थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि ये जगह ऐसी है, तो 1000 2000 पन्ने की किताब हो जाएगी आपकी। और बस, तो ये बता दीजिए कि देव सर, हिंदी नॉवेल्स में फंतासी का क्या भविष्य है आपके अनुसार? हिंदी में फंतासी का भविष्य तो काफी अच्छा, क्योंकि काफी मैं देख रहा हूँ नए जो लेखक हैं वो प्रयोग कर रहे हैं, लव से इधर इधर हटकर भी काफी चीजें, जैसे टाइम ट्रेवल, या फिर माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मैं नहीं कहता क्योंकि मुझे इतिहास को माइथोलॉजी करना मुझे अटपटा लगता है। तो इतिहास पे, हिस्ट्री पर, हमारे पौराणिक पात्रों पर, और काफी चीज, मतलब कुछ लोग जो है नए राइटर जो हैं पौराणिक कथाओं में से कुछ अपने पात्र सृजित कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया विवेक कुमार जी की अर्थला सीरीज हो गई है, वो अगर आप कोई नया पाठक अगर पढ़ेगा तो प्रभावित हुए बगैर रह नहीं पाएगा। तो ऐसे काफी है, काफी प्रयोग हो रहे हैं, नए जो लेखक प्रयोग काफी कर रहे हैं, तो लगता तो कि भविष्य अच्छा है। जिस हिसाब से एक्टिविटी बढ़ी है, जिस हिसाब से लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, उस हिसाब से तो लग ही रहा है कि मतलब इतनी चीजें लिखी जा रही, कोई पढ़ नहीं रहा है ऐसा नहीं है, कोई पढ़ रहा है तभी इतनी चीजें लिखी जा रही हैं। ये आपके भविष्य के बारे में अफरोज खान जी कह रहे थे कि आप मतलब लेखक कैसे बन गए, आईएएस बने होते तो। हर चीज का तो कहते हैं ना, हर चीज की एक उम्र होती है, उम्र निकलने के बाद में ये होता है ना, जिस समय हमें एग्जाम देने का समय था उस समय हमारी बुद्धि उतनी डेवलप नहीं होती। उसके कुछ साल जैसे होता है ना कि कुछ जैसे बच्चे जो होते हैं 10वीं के पहले गणित से काफी घबराते हैं कि यार गणित हमसे सॉल्व नहीं होते, बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। और जैसे थोड़े मैच्योर हो जाएंगे, 30 अरे यार इन चीजों के लिए मैं फेल हो गया था यार, ये तो सही बात। तो ये होता है, हर बिल्कुल। हर एक कहते हैं ना स्थिति होती है। तो नहीं आईएएस मेरे वगैरह हाँ, अगर उस समय मैं भी देता तो फिर मेरे बस का नहीं नहीं है।
बन गए होते तो फिर हमें ऐसे लेखक कहाँ से मिलते, आईएएस तो बहुत है, बाली के ऊपर कौन लिखता फिर। तो मेरे ये बिल्कुल आपने, मेरे साथ तो ऐसा मेरे साथ तो ऐसा होता था कि जैसे जब मैं 11th में गया तो लगता था कि अरे 10th का मैथ्स तो इतना आसान था, फिर नंबर क्यों नहीं आए। या फिर जब 12th में चला गया बिल्कुल। तो लगता था अरे 11th की फिजिक्स में तो देखो कुछ है ही नहीं। पर वही है, एक साल लेट होता था हमेशा तो गड़बड़ हो जाती थी। तो चलिए देवेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, आपका भी शुक्रिया, पाठकों काफी से अच्छा अगर लगा। बस आप लिखते ऐसा रहिए, हम मिलते रहेंगे। पाठकों से अगर हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, फिर हम विदा लेते हैं। पाठकों से यही कहूँगा, निरंतर आप नए नए विषय पर पढ़ते रहिए, अपनी जानकारी हासिल करते रहिए, और बस पढ़ते रहिए, लिखने का मन हो तो लिखिए पढ़ते भी। रहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो सबसे बड़ी बात, आपको मुझे यदि कोई किताब अगर आपको पसंद आती है तो उसका रिव्यू भी कीजिए और शेयर भी कीजिए लोगों से, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार अच्छी किताबें जो होती है ना, उसकी चर्चा नहीं होने से भी दब जाती हैं। हम्म, हम्म, तो एक यही होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ कोई जेनर है, कोई चीज है जो आगे बढ़े, उसका प्रसार हो, तो उसकी महत्वपूर्ण कड़ी पाठक ही है। एक अच्छा पाठक जो होता है, अगर कोई चीज पसंद आने पर 4 लोगों से चर्चा करता है, 4 लोगों में से 2 लोग तो निसंदेह पढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई अच्छा पाठक है, ये कह रहा था कोई ये क्या कह सकते हैं, मतलब कोई फिजूल बात नहीं कह रहा, कोई सच्चाई कह रहा। तो ये होता है कि मतलब लेखक को आगे बढ़ना ना बढ़ना, और आप जो कह रहे थे जैसे फंतासी का क्या भविष्य है, तो भविष्य पाठकों पर निर्भर करता है, लेखकों पर नहीं निर्भर करेगा। लेखक तो लिख रहे हैं, काफी बिल्कुल। बढ़िया लिख रहे हैं, पढ़ने वाले होने चाहिए, और चर्चा होती रहे तो काफी कुछ बदल सकता है। अच्छी किताब को ये पढ़ के काफी। बस अपने मन में, हाँ, अपने मन में ना रख लें, उसको बताएं दूसरों जी को कि भाई ये बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़ें। जी बिल्कुल। तो बस मैं इसी के साथ अब खत्म करूंगा कि देवेंद्र पांडे जी की 2 किताबें आई हैं अभी, कड़कड़ केदार और बाली कैलाश रहस्य, और दोनों जो हैं अमेजोन पे उपलब्ध हैं, या सूरज पॉकेट बुक्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे भी हैं। तो ऑर्डर कीजिए, पढ़िए, बताइए कैसी लगी। तो बस इतना ही है आज के लिए। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर। चलिए। जी।